भारत में जब भी कोई लड़ाकू विमान बनाने की बात होती है तो दशकों से सिर्फ एक ही नाम जहन में आता रहा है। लेकिन अब देश के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए खेल के नियम बदल दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे हुआ। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा जब भी भारत में कोई लड़ाकू विमान बना तो एक ही कंपनी ने उसे बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। सुखोई हो या तेजस, हर बड़ा स्वदेशी एविएशन प्रोग्राम इसी कंपनी के हाथ में था। वो सही मायनों में भारतीय आसमान के बेताज बादशाह थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? देश के इतिहास के सबसे एम्बिशियस और टेक्निकली सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम से हेल जैसे दिग्गज को एकदम से साइडलाइन क्यों कर दिया गया? देखिए, ये फैसला पूरे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़े झटके जैसा था। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये नया प्रोजेक्ट AMCA आखिर है क्या चीज़। AMCA, इसका मतलब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का एक बहुत बड़ा सपना है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। अब विदेशी विमानों पर अपनी निर्भरता कम करनी है और चीन जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को बराबरी की टक्कर देनी है। अब सवाल यह है कि AMCA को 5th जनरेशन का फाइटर क्या बनाता है? देखिए, इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसके सारे हथियार इसकी बॉडी के अंदर छिपे होते हैं ताकि इसका रडार सिग्नेचर कम से कम रहे। ये सुपर क्रूज कर सकता है, यानी बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ सकता है। और तो और इसके एडवांस सेंसर्स और AI पायलट को फैसले लेने में मदद करते हैं। ये सच में भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि AMCA क्या है और कितना जरूरी है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर सरकार ने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़कर HAL को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखने का फैसला क्यों किया? जी हाँ, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर दशकों की परंपरा को तोड़ने के पीछे क्या वजह थी? इस बड़े फैसले के पीछे एक नहीं कई वजह थीं। पहली, HAL का पिछला रिकॉर्ड देखें तो प्रोजेक्ट्स में देरी की एक हिस्ट्री रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तेजस फाइटर है। दूसरा, HAL के पास पहले से ही इतने ऑर्डर्स हैं कि वो पूरी तरह ओवरबर्डन्ड है। सुखोई 30 फ्लीट को अपग्रेड करना है, नए हेलीकॉप्टर बनाने हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं। ऐसे में इतने क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही सप्लायर पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम माना गया। और ये बात सिर्फ कोई रिपोर्ट नहीं कह रही, बल्कि सीधे इसके सबसे बड़े ग्राहक यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है। वायुसेना प्रमुख ने खुद तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा था, मुझे HAL पर भरोसा नहीं है। अब सोचिए, जब आपका मेन कस्टमर ही आप पर भरोसा ना करे तो ये कितना बड़ा संकेत होता है। तो हाल के एकाधिकार के टूटने के साथ ही भारतीय एरोस्पेस में एक नए दौर की शुरुआत होती है। आइए अब उन नए प्राइवेट प्लेयर्स पर नजर डालते हैं जो इस मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 बड़े दावेदार सामने आए हैं। पहला है टाटा ग्रुप, जो अकेले ही इस दौड़ में है और जिसके पास लॉकहीड मार्टिन और एयरबस जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ काम करने का शानदार अनुभव है। दूसरा है लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T का कंसोर्टियम, जिसमें BEL जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और तीसरा है भारत फोर्ज, जो BEML और डेटा पैटर्न्स के साथ मिलकर इस रेस में शामिल हुआ है। तो इस दौड़ में असल में दांव पर क्या लगा है? जो कंपनी जीतेगी उससे क्या उम्मीद की जा रही है? चलिए इसे समझते हैं। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि काम का बंटवारा कैसे होगा। देखिए, इस विमान का डिजाइन और डेवलपमेंट सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने किया है। तो जो प्राइवेट कंपनी जीतेगी उसे इसे डिजाइन नहीं करना है, उसे इसे बनाना है। ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की असली परीक्षा होगी। और दाव पर लगी रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। सिर्फ शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। इससे इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। जीतने वाली कंपनी का काम बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तकनीकी रूप से काबिल फर्म्स में से जो सबसे कम बोली लगाएगा उसे चुना जाएगा। फिर उसे 5 उड़ने वाले AMCA प्रोटोटाइप बनाकर टाइम पर डिलीवर करने होंगे। इसमें इंजन, एवियोनिक्स और स्टेल्थ मटेरियल को लगाना और फिर ADA और IAF के साथ मिलकर इसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम पूरा करना शामिल होगा। और हाँ, इस बार समय को लेकर कोई ढील नहीं है। सरकार ने बहुत ही सख्त डेडलाइन तय की हैं। पहली उड़ान 2028 तक होनी ही चाहिए और सभी 5 प्रोटोटाइप 2031 तक तैयार हो जाने चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ है,
अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। ये फैसला सिर्फ एक विमान बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशकों के लिए भारत के पूरे डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य को एक नया आकार देने के बारे में है। इसका असर बहुत बड़ा और लंबे समय तक रहने वाला है। ये लड़ाकू विमान बनाने में सालों से चले आ रहे एकाधिकार को तोड़ता है। ये देश में एक समानांतर प्राइवेट एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाता है, जिससे एक ही कंपनी पर निर्भर रहने का जोखिम कम होता है। और सबसे ज़रूरी बात, इससे वायुसेना को 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान जल्दी मिलेंगे, जो चीन की बढ़ती हवाई ताकत का मुकाबला करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और अंत में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या प्राइवेट इंडस्ट्री उस काम में सफल हो सकती है जहां सरकारी दिग्गज लड़खड़ाता हुआ दिखा है? भारत की हवाई ताकत का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।